Hello students, in last lecture we have started the fundamental unit of life, that is cell and cell organelles. तो लास्ट लेक्चर में कुछ एमसीक्यूज हमने स्टडी किए थे, कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया था. आज भी हम कुछ एमसीक्यूज सेल से रिलेटेड एमसीक्यूज कुछ डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. सो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एमसीक्यूज को स्टडी कर लिया था. आज हम देखेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the nucleus as a cell organelle was first described by. Nucleus as a cell organelle, हमें पता है कि न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनल है. तो सबसे पहले उसे किसने डिस्क्राइब किया था, किसने उसको डिस्कवर किया था. ठीक है. तो क्वेश्चन इज द न्यूक्लियस as a cell organelle was first described by. तो हमें पता है कि जो न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था वो किया था रॉबर्ट ब्राउन. इन्होंने हमें ऑप्शंस दिए गए हैं. द फर्स्ट ऑप्शन गिवन इज रॉबर्ट हुक, हु डिस्कवर्ड द सेल, डेड सेल. सेकेंड ऑप्शन दिया है एंटनी वैन लीएनहोक, जिन्होंने लिविंग सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, बैक्टीरियल सेल को. थर्ड ऑप्शन दिया है रॉबर्ट ब्राउन, ये थर्ड ऑप्शन दिया गया है. ठीक है. एंड द फोर्थ ऑप्शन गिवन इज ह्यूगो दी वेरीज. फोर्थ ऑप्शन गिवन इज ह्यूगो दी वेरीज. ह्यूगो दी वेरीज, ह्यूगो दी वेरीज, ह्यूगो दी वेरीज इन्होंने म्यूटेशन थियरी दिया है. ठीक है. कि पुट फोर द थियरी ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन थियरी ह्यूगो दी वेरीज इन्होंने पुट फोर्थ किया था. तो इसमें ऑप्शन देखिए रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक इन्होंने सेल का डिस्कवरी किया है. एंटनी वैन लीएनहुक लिविंग सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था. रॉबर्ट ब्राउन जो थे इन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिया है. ठीक है. तो हमारा आंसर जो है वो है द न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. ठीक है. ये एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, हमें पता है तो हम ये सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर हमें पता है तो हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिस्टोन्स आर. हिस्टोन्स आर, कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं कि हिस्टोन्स क्या होते हैं. ठीक है. तो द फर्स्ट ऑप्शन इज these are positively charged proteins or basic proteins associated with DNA. Basic proteins associated with DNA. DNA से associated basic proteins होते हैं ये. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन गिवन इज basic proteins associated with RNA. ठीक है. सी ऑप्शन दिया गया है एसिडिक प्रोटीन्स. एसिडिक प्रोटीन्स associated with DNA, associated with DNA. The last option D is given acidic proteins associated with RNA. आरएनए से एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं, ये एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं. इस तरह के हमें तीनों चार ऑप्शंस दिए गए हैं. तो देखो सबसे पहले जो हिस्टोन्स होता क्या है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो कोई भी जो सेल होता है, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन सेल की अगर हम एग्जांपल लेंगे तो ह्यूमन का जो एक सिंगल सेल होता है यूकैरियोटिक सेल है ह्यूमन सेल. तो ह्यूमन सेल में अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन सेल है, फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए मटेरियल है जिसको हम क्रोमैटिन फाइबर्स या क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं. डीएनए मटेरियल है. ठीक है. अब एक सिंगल सेल अगर है और उस सिंगल सेल के अंदर न्यूक्लियस है तो हमें पता है कि सेल का जो साइज होता है वो माइक्रोमीटर्स में होता है. ठीक है.
और ऑर्गेनेल्स का साइज तो नैनोमीटर्स में होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो माइक्रोमीटर साइज के सेल के अंदर जो डीएनए है ऑफ कोर्स वो क्या होगा, बहुत छोटा होना चाहिए। बट एक्चुअली डीएनए का जो लेंथ होता है, एक सिंगल सेल ह्यूमन सेल में जो डीएनए होता है उसका लेंथ होता है अबाउट 2.2 मीटर्स, यानी इतना लंबा डीएनए होता है लेंथ में, ठीक है, इतना बड़ा डीएनए होता है। तो इतना बड़ा डीएनए एक छोटे से सेल में जिसका डायमेंशन माइक्रोमीटर्स में है, उसमें किस तरह से इसको अकोमोडेट किया है। तो इसका अकोमोडेशन के लिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो बेसिक नेचर के प्रोटीन्स होते हैं, जिनको कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से उसके ऊपर ये रैप किया जाता है डीएनए। डीएनए इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर इसका रैपिंग होता है और उसके बाद उसको सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पैक किया जाता है, ठीक है। सो पैकेजिंग प्रोटीन्स ऑफ डीएनए आर हिस्टोन प्रोटीन्स। पैकेजिंग प्रोटीन्स ऑफ डीएनए आर हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स पैकेजिंग प्रोटीन्स होते हैं डीएनए के। डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है और हिस्टोन प्रोटीन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और हिस्टोन प्रोटीन्स ये बेसिक नेचर के होते हैं, डीएनए एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। डीएनए इज न्यूक्लिक एसिड, सो इट इज एसिडिक इन नेचर। हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, ठीक है, यानी बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। तो जो रैपिंग किया गया है इसके यहाँ पर, तो इस तरह से सपोज एक प्रोटीन है, एक हिस्टोन प्रोटीन है, और हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर इस तरह से इसका क्या होता है, रैपिंग होता है। तो ऐसे 7 तरह के अलग अलग 7 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। कुछ पेयर्ड होते हैं, कुछ सिंगल होता है, ठीक है, 3 पेयर्ड होते हैं और एक सिंगल होता है, तो 7 टोटल 7 होते हैं। तो टोटल 7 के ऊपर ये इस तरह से पूरा डीएनए क्या होता है, रैप्ड होता है। तो डीएनए इज निगेटिवली चार्ज, इट मीन्स इट इज एसिडिक। और जो हिस्टोन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसका मतलब ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक। तो ऑप्शंस देखिए यहाँ पर क्या है, हिस्टोन्स आर बेसिक प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद डीएनए, बेसिक प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद आरएनए, एसिडिक प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद डीएनए, एसिडिक प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद आरएनए। तो सबसे पहली बात, एसिडिक होता नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शंस तो गलत हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा है बेसिक प्रोटीन, ओके है, बट इट इज एसोसिएटेड विद आरएनए, ये गलत हो गया, बिकॉज हिस्टोन्स आर एसोसिएटेड विद डीएनए ओनली, ठीक है। तो बेसिक प्रोटीन एसोसिएटेड विद डीएनए इज द करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश क्रोमोसोम हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर। द डैश क्रोमोसोम हैज टर्मिनल सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, तो कौन सा क्रोमोसोम होता है जिसके टर्मिनल्स में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। तो आपने लोअर क्लास में मतलब 9th में टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स को स्टडी किया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का लोकेशन कहाँ पर है, इसके बेसिस पे 4 टाइप्स होते हैं क्रोमोसोम के। अगर एग्जैक्टली सेंटर पे है, ठीक है, आर्म्स के सेंटर में यानी क्रोमोसोम के सेंटर में अगर सेंट्रोमियर है तो उसको हमने कहा था मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। नियर सेंटर है तो उसको हमने कहा था एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अवे फ्रॉम द सेंटर नियर द एंड है तो इसको हमने क्या कहा था, इसको सॉरी, अगर मेटासेंट्रिक है और मेटासेंट्रिक के बाद नियर द सेंटर है तो उसको हमने सब मेटासेंट्रिक कहा था। फिर नियर द एंड है तो उसको एक्रोसेंट्रिक कहा था। एट द एंड है तो उसको हमने टीलोसेंट्रिक कहा था, ठीक है। तो चारों के स्ट्रक्चर हम अभी निकाल लेंगे, उसके बाद हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। द डैश क्रोमोसोम हैज टर्मिनल सेंट्रोमियर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर हमें पता है तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शंस में दिया गया है मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सेकेंड ऑप्शन गिवन इज सब मेटासेंट्रिक,
C option given is acrocentric. The D option is टीलोसेंट्रिक, यानी एंड पर है, ठीक है। कहाँ पर है ये? एंड पर है, टीलोसेंट्रिक। तो इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। देखो क्रोमोसोम का नॉर्मल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से क्रोमोसोम होता है। अब ये जो दिखाया गया है ये मेटासेंट्रिक है, क्योंकि सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के दो आर्म से जो लगभग इसकी लेंथ इक्वल है, और इक्वल लेंथ होने की वजह से इक्वल लेंथ है, इसका मतलब ये सेंटर में प्रेजेंट है। सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट इन द सेंटर, देन इट इज मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक का मीनिंग होता है एक जो क्रोमोसोम का एक जो पार्ट होता है, एक जो आर्म होता है वो कुछ बड़ा होता है, और दूसरा जो आर्म होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। दैट मीन्स ये नियर द सेंटर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये सब मेटासेंट्रिक है। एक्रोसेंट्रिक से मीनिंग है कि एक बड़ा होता है और एक बिल्कुल छोटा होता है। ये छोटा होता है क्योंकि सेंट्रोमियर इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, ये एक्रोसेंट्रिक होता है। टीलोसेंट्रिक का मीनिंग होता है कि एक ही आर्म होता है और सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के एंड पे ये सेंट्रोमियर क्या है? प्रेजेंट है। तो हमें पूछा है द डैश क्रोमोसोम हैज टर्मिनल सेंट्रोमियर। टर्मिनल मीन्स एंड पर है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, इट हैज सेंट्रोमियर एट इट्स टर्मिनल। तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज टर्मिनल सेंट्रोमियर, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज्यादा हमारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे? क्लियर होंगे। अगर हमें कोई क्वेश्चन आता नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है, फिर भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्या होते हैं? क्लियर होते जाते हैं। क्वेश्चन के प्रैक्टिस से हम नए कॉन्सेप्ट सीखते जाते हैं अगर हमें पता नहीं है, ठीक है। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Next question is, the organelle have flattened membrane bound cisternae and lying near the nucleus is, ठीक है। क्वेश्चन है the organelle, cell organelle having, क्या होता है इस सेल ऑर्गेनल में? फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्नी, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्नी एंड इट इज लाइंग नियर न्यूक्लियस। ये कहाँ पर है? न्यूक्लियस के नियर है। तो ये ऑर्गेनल कौन सा है? ठीक है। तो ऑप्शंस गिवन आर, देखो फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्नी आर प्रेजेंट। ऑप्शंस गिवन इज माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस एंड गोल्जी apparatus। पहले हम सारे ऑप्शंस लिख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा दिया है गोल्जी apparatus, नेक्स्ट ऑप्शन गिवन इज सेंट्रियोल एंड न्यूक्लियोलस, ठीक है। सेंट्रियोल एंड डी ऑप्शन गिवन इज न्यूक्लियोलस, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, सेंट्रियोल और न्यूक्लियोलस, ये अगर है ऑर्गेनल्स फ्लैटन मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्नी, इसका स्ट्रक्चर है, तो कौन सा हो सकता है? देखो फ्लैटन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो होते हैं ये दो तरह के ऑर्गेनल्स में होते हैं। एक होता है गोल्जी apparatus और दूसरा होता है सेकेंड स्ट्रक्चर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
और दोनों भी कहाँ पर होते हैं? ये दोनों भी न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं। अब यहाँ पर हमें ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो नहीं दिया है इसमें, बट इसमें हमें गोल्जी एपरेटस दिया गया है, तो गोल्जी एपरेटस इज द आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, वो भी इनर मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। एंड इट इज नॉट लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, इट इज नॉट नेसेसरी if it is not necessary for the mitochondria to be located near the nucleus। वो न्यूक्लियस के नियर होता ही है ऐसा नहीं होता है, वो सेल में साइटोप्लाज्म में कहीं पे भी हो सकता है। गोल्जी एपरेटस न्यूक्लियस के नजदीक होता है और इसका स्ट्रक्चर भी फ्लैट एंड मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्नी स्ट्रक्चर्स होता है। सेंट्रियोल इज प्रेजेंट एट द पोल्स, नॉर्मली ये पोल्स पे प्रेजेंट होता है और एक सिलेंड्रिकल बॉडी होता है, ठीक है। दिस सिलेंड्रिकल बॉडी, centrioles or centrosomes, they are used for cell division in animal cells। animal cells में cell division में ये काम करता है, स्पिंडल फाइबर्स बनाने में इसका काम होता है। और उसके बाद यह है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस इज द डार्क रीजन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, नियर न्यूक्लियस कहा गया है, लाइंग नियर न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर होता है और उसका स्ट्रक्चर भी मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर ने नहीं होता है, ठीक है। So correct option is Golgi apparatus। Golgi bodies, Golgi complex, Golgi apparatus सबका मीनिंग एक ही होता है, ठीक। उसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉलीजोम? पॉलीजोम क्या है? व्हाट इज पॉलीजोम? पॉलीजोम क्या है? क्या है पॉलीजोम? तो पॉलीजोम समझने के लिए पहले ऑप्शंस लिख लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको कि पॉलीजोम होता क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमें, मेनी लाइसोसोम्स टेकिंग पार्ट इन ऑटोफैजी। मेनी लाइसोसोम्स टेकिंग पार्ट इन ऑटोफैजी। बहुत से लाइसोसोम ऑटोफैजी में क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं, या दे आर टेकिंग पार्ट इन द ऑटोफैजी, देन दे आर नोन एज पॉलीजोम्स। ऐसा हमें ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है सेकेंडरी लाइसोसोम फ्यूज्ड विथ फैगोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम फ्यूज्ड विथ फैगोसोम, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है सी ऑप्शन गिवन इज, ऑप्शन सी इज मेनी राइबोसोम्स अटैच्ड टू सिंगल mRNA। मेनी राइबोसोम्स अटैच्ड टू सिंगल mRNA। हमारे पास एक सिंगल mRNA राइबोसोम्स अटैच्ड है, ठीक है। और डी ऑप्शन दिया है कॉम्बिनेशन ऑफ राइबोसोम्स एंड मीजोसोम्स। मीजोसोम्स और राइबोसोम्स के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? पॉलीजोम, ठीक है। इस तरह से हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। अब एक एक ऑप्शन को देखेंगे हम। तो पॉलीजोम का मीनिंग ये होता है मेनी राइबोसोम्स अटैच टू द mRNA। mRNA से अटैच्ड एक ही समय में मेनी राइबोसोम्स दे आर अटैच्ड टू द mRNA। तो बहुत से राइबोसोम्स एक ही mRNA को जब अटैच होते हैं, जिससे कि ट्रांसलेशन फास्ट हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीजोम्स। पॉलीजोम्स या पॉलीराइबोसोम्स भी कहते हैं, इसको दो नाम है। एक है पॉलीजोम्स, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पॉलीजोम, जिसमें बहुत राइबोसोम लगे हैं, एक ही mRNA में बहुत राइबोसोम लगे हैं। वी नो दैट राइबोसोम इज अ प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। तो बहुत से राइबोसोम लगे हैं तो उसको पॉलीजोम्स कहा जाता है, या फिर पॉली राइबोसोम्स कहा जाता है। दो नाम है इसके, पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स। तो ऑप्शन हमें दिया गया है व्हाट इज पॉलीजोम। पॉलीजोम क्या है? तो ऑप्शन चेक कीजिए, अगर आपको ये मिलता है कॉन्सेप्ट तो हो जाता है, ठीक है। मेनी लाइसोसोम्स दे आर टेकिंग पार्ट इन ऑटोफैजी, इट इज इनकरेक्ट।
सेकेंडरी लाइसोसोम फ्यूज्ड विथ फैगोसोम, इनकरेक्ट है ये, ठीक है। मेनी राइबोसोम्स अटैच टू सिंगल एमआरएनए, डेफिनेटली यही आंसर है। कॉम्बिनेशन ऑफ राइबोसोम्स एंड मीजोसोम्स, कोई ऑप्शन, कोई ये नहीं है ये। राइबोसोम्स और मीजोसोम्स अटैचमेंट होता ही नहीं है, ठीक है। मीजोसोम एक स्ट्रक्चर है जो कि सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है इनर साइड में, और जो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है जो फ्री होती है या फिर आरडीआर पर प्रेजेंट होती है। तो तीनों ऑप्शन ये गलत हो जाते हैं। हमारा राइट ऑप्शन है सी, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन है सी, कि राइबोसोम्स विच आर अटैच्ड टू द सिंगल एमआरएनए आर नोन एज पॉलीसोम्स या पॉली राइबोसोम्स, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 given is the lipid content of cell membrane, it mainly consists of, lipid content of cell membrane is mainly consists of the lipid content of cell membrane, कंटेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो मैंने कल आपको एक स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है, क्वासी फ्लूइड मॉडल। सेल मेम्ब्रेन का लिपिड बाइलेयर मॉडल हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था। तो द लिपिड कंटेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज, तो लिपिड किस फॉर्म में होता है बेसिकली, तो लिपिड जो होता है सेल मेम्ब्रेन में वो फॉर्म में किस फॉर्म में होता है वो हमें पहचानना है। तो हमें ऑप्शंस क्या दिए हैं उसको लिख लेते हैं पहले। ग्लाइकोलिपिड्स, और बी दिया है, सेकंड दिया है कोलेस्टेरॉल, स्पिंगोसिन एंड फॉस्फोलिपिड। कोलेस्टेरॉल ये भी लिपिड ही होता है। सी फॉस्फोलिपिड, ठीक है, ये भी लिपिड का क्या है, डेरिवेटिव है। तो डेफिनेटली फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन का पार्ट होता है। स्पिंगोसिन, स्पिंगोसिन भी क्या है, एक लिपिड डेरिवेटिव ही है, ठीक है। तो देखो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं क्या, लिपिड कंटेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन पूछा है, तो सेल मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिपिड नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन में ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड नहीं होता है। ग्लाइकोलिपिड सेल के अंदर हो सकता है, सेल मेम्ब्रेन में नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। कोलेस्टेरॉल आता है क्या, तो कोलेस्टेरॉल जो है ये लैक्टिल्स में होता है, लैक्टिल्स में, या यू कैन से इट इज प्रेजेंट इन द, इट इज द पार्ट ऑफ आवर लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। वो ब्लड में हो सकता है, लिम्फेटिक सिस्टम में हो सकता है, वो डाइजेशन के बाद जो बनता है फूड उसमें हो सकता है, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये एडिपोज टिश्यूज के अंदर हो सकता है, वैक्यूल्स का पार्ट हो सकता है, बट सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्टेरॉल नहीं होता है। फिर उसके बाद लिया है फॉस्फोलिपिड, तो डेफिनेटली फॉस्फोलिपिड है, क्योंकि हमने कल जो स्ट्रक्चर निकाला था कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर था, ठीक है, फॉस्फोलिपिड है ये स्ट्रक्चर जो है फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। दिस इज पोलर हेड एंड दिस इज नॉन पोलर टेल, इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। निगेटिवली चार्ज या हाइड्रोफिलिक टेल जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, ठीक है, और बाहर की तरफ जो होता है वो एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है जो बाहर की तरफ है, हेड पार्ट है, इसको हेड कहा जाता है। और ये होता है, ये टेल पार्ट होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, और ये हाइड्रोफिलिक होता है। इसको फॉस्फोलिपिड कहा जाता है। ये फॉस्फेट कंटेनिंग क्या है, लिपिड स्ट्रक्चर है। ये फैटी एसिड के पीछे क्या है, एक चेन है, ठीक है, यानी लिपिड में फैटी एसिड होता है और ग्लिसरॉल होता है, तो ये फैटी एसिड की चेन है, ये जो दिख रही है ये फैटी एसिड की चेन है। तो डेफिनेटली आंसर फॉस्फोलिपिड आएगा। स्पिंगोसिन जो है ये लिपिड डेरिवेटिव है जो कि न्यूट्रिशन में होता है या डाइजेस्टिव सिस्टम में आप इसको स्टडी करेंगे। स्पिंगोसिन कैन नॉट बी द आंसर, तो करेक्ट आंसर इज फॉस्फोलिपिड, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ईआर। चलो एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं, इसको बाद में लेंगे हम, इसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है, ऑप्शंस बड़े हैं इसके। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इज द,
ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पर बनते हैं? द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स बनने का साइट क्या होता है? द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स इज, ऑप्शंस क्या दिए गए हमें? तो ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन गिवन इज RER, सेकेंड इज SER, ठीक है, RER, सेकेंड ऑप्शन इज SER, और थर्ड ऑप्शन दिया गया है ग्लायोक्सीजोम्स, ग्लायोक्सीजोम्स, और उसके बाद डी ऑप्शन दिया है गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपरेटस। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो हमें पूछा गया है कि साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स क्या होता है? तो ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स जो बनते हैं वो एक्चुअली बनते हैं गोल्जी एपरेटस में, यहाँ पर ही उसका मॉडिफिकेशन भी होता है। तो देखो यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, प्रोटीन सिंथेसिस RER पर हो सकता है, बट ग्लाइकोप्रोटीन्स गोल्जी में जाके क्या होते हैं? तैयार होते हैं, मॉडिफाई होते हैं। लिपिड्स SER में तैयार हो सकता है, बट ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं वो गोल्जी में जाके बनते हैं। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ये लिपिड बनाता है ये नहीं होगा, ये प्रोटीन्स बनाते हैं ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर है ग्लायोक्सीजोम्स। ग्लायोक्सीजोम्स जो होते हैं एक्चुअली वो ग्लाइकोजन पार्ट को डिग्रेड करते हैं, ग्लायोक्सीजोम्स, ठीक है, या फिर जो भी डाइसैकेराइड्स हैं उसको डिग्रेड करने में ग्लायोक्सीजोम्स काम करते हैं। सो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाने वाला मशीनरी चाहिए हमें, ठीक है, या साइट चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। गोल्जी एपरेटस आपको पता है कि जो प्रोटीन्स लिपिड्स बनते हैं ER में, SER और RER में, उसका मॉडिफिकेशन कौन करता है? गोल्जी करता है। यानी उसमें ग्लाइको पार्ट जो ऐड होते हैं वो गोल्जी में होते हैं, फिर उसका पैकेजिंग भी गोल्जी में ही होता है। गोल्जी को हम पैकेजिंग डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, उसमें ही मॉडिफिकेशंस भी होते हैं। तो ये मॉडिफिकेशंस है, दोनों भी मॉडिफिकेशंस कहाँ पे होते हैं? गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज में होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज गोल्जी एपरेटस और गोल्जी बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question, identify the incorrect statement regarding ER. Identify the incorrect statement regarding ER. ER रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से आपको देखना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ER. First is RER are continuous with outer membrane of nucleus. फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है RER are continuous with outer nuclear membrane. मेम्ब्रेन जो होता है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो डबल लेयर्ड होता है। ठीक है, 2 लेयर होते हैं उसमें, एक इनर होता है एक आउटर होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूअस होता है ER, इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट गिवन इज
सेकेंड बी जो दिया है वो दिया है SER is the major site of synthesis of lipids. SER is major site of synthesis of lipid. देखो दोनों भी तरह के ER इसमें दिए गए, एक SER का स्टेटमेंट है, RER का है, एक SER का है, ठीक है। फिर उसके बाद सी स्टेटमेंट दिया है RER is involved in protein synthesis and secretion. RER is involved in protein synthesis and secretion. इसमें इन्वॉल्व होता है RER, ऐसा बताया गया है, ठीक है। और उसके बाद डी दिया गया है कि जो ER है, द ER इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल और मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल. ER does not provide mechanical support or strength to the cell. ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देता है, ऐसा बताया गया है। तो देखेंगे हम एक एक स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, हमें इसमें से इनकरेक्ट देखना है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें से करेक्ट कौन से है, तो ही इनकरेक्ट हम ढूंढ सकते हैं। देखो RER आर कंटिन्यूअस विथ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पर सपोज ये सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन्स होती है। न्यूक्लियस हैज टू मेम्ब्रेन्स, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। तो ये इनर मेम्ब्रेन है, इसके बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन भी होगा, और इस आउटर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है फ्लैटन्ड स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो फाइनली जाके कहाँ पर मिलता है, जो फाइनली जाकर मिलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टार्ट होता है इससे, इस मेम्ब्रेन से, और जाकर मिलता है इस मेम्ब्रेन को, ठीक है। इस तरह से इसका एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पर दिया है पहला RER आर कंटिन्यूअस विथ आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो करेक्ट है, ऑप्शन ए इज डेफिनेटली करेक्ट, ठीक है। फिर पूछा है कि SER इज मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो यस, लिपिड जो सिंथेसाइज होता है वो एक्चुअली SER में ही होता है, ठीक है। तो SER में सबसे ज्यादा लिपिड सिंथेसिस किया जाता है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। फिर दिया है कि RER इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। तो देखो RER मतलब वो पार्ट कि जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, जो रफ है, रफ है मतलब इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट। इसके ऊपर राइबोसोम्स है जिसकी वजह से ये रफ है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो करेक्ट है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स है, तो ये डेफिनेटली प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। प्रोटीन की सिंथेसिस या RER का फंक्शन है, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। फिर दिया है ER डज नॉट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। देखो ये क्या है, इंटरनल फ्रेमवर्क है जो कि मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। सेल का मैकेनिकल सपोर्ट जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से होता है, दोनों भी एंडोप्लाज्मिक, RER और SER। तो ऑप्शन ER, ऑप्शन डी जो दिया है कि ER डज नॉट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, ये क्या है, गलत है, ठीक है। तो हमें पूछा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा आंसर आएगा क्योंकि वही इनकरेक्ट क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज lysosomes are rich in dash enzymes that work best at dash pH। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लाइसोसोम्स के बारे में पूछा है। लाइसोसोम्स आर रिच इन डैश एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम्स के अंदर, किस टाइप के एंजाइम्स ये होते हैं, और वो किस पीएच पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। दैट वर्क बेस्ड एट डैश पीएच,
that work based at डैश पीएच, कौन से पीएच पे ये अच्छे से काम करते हैं। तो देखते हैं ऑप्शंस, ऑप्शन देख के फिर हम इसमें से प्रॉपरली उसको चूज करेंगे। ठीक है, तो लाइजोसोम्स दे आर रिच इन, ये कंप्लीटली एक्चुअली ये तो एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमें जो ऑप्शन दिए है वो भी देख लेते हैं एक बार। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंड एसिडिक, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंड एसिडिक, ऐसा ऑप्शन दिया है। ऑप्शन बी गिवन इज आइसो अल्कलाइन हाइड्रोलाइटिक एसिडिक स्पेसिफिक अल्कलाइन। आइसो अल्कलाइन यानी पीएच अल्कलाइन होता है। फिर दिया है हाइड्रोलाइटिक अल्कलाइन, और दिया है डी हाइड्रोलाइटिक एसिडिक। यहाँ पर देखो ऑक्सीडो रिडक्टेज एसिडिक, तो एक्चुअली सिर्फ ऑक्सीडो रिडक्टेज नहीं होते, ऑक्सीडेज भी होते, रिडक्टेज भी होते, हाइड्रोलाइटिक भी होते, प्रोटियोलाइटिक भी होते, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाँ पीएच एसिडिक दिया है वो तो सही है, एसिडिक पीएच पे काम करते हैं वो एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। आइसो अल्कलाइन, तो अल्कलाइन दिया है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, आइसो भी कोई एंजाइम्स का टाइप नहीं होता है। इसके बाद दिया है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एंड अल्कलाइन पीएच, तो ये भी डेफिनेटली गलत होगा क्योंकि पीएच तो होता है एसिडिक, यहाँ पर आना चाहिए एसिडिक क्योंकि ये एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। फिर दिया हाइड्रोलाइटिक एसिडिक, तो डेफिनेटली तो लाइटिक एसिडिक, तो यहाँ पर आएगा लाइजोसोम्स आर रिच इन हाइड्रोलाइटिक एसिडिक पीएच। हाइड्रोलाइटिक और एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो एसिडिक पीएच पे क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, दोज आर हाइड्रोलाइटिक एंड एसिडिक in nature, that means they work at the acidic pH, so option D is correct. Let us take this next example. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ठीक 10। 10th क्वेश्चन क्या है देखो, question given is organelle involved in modification and routing of newly synthesized proteins to their destination is, ऐसा कौन सा ऑर्गेनल होता है जो मॉडिफिकेशन भी करता है और प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। ठीक है, तो ऑर्गेनल इन्वॉल्व्ड इन रूटिंग एंड मॉडिफिकेशन मतलब वो भेजने का काम करता है ऑफ सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स, जो प्रोटीन बन चुके हैं उसको मॉडिफाई करता है, उसके साथ साथ उसको भेजने का काम भी करता है। ठीक है, तो ये ऐसा कौन सा ऑर्गेनल होता है। तो देखो इस तरह के जो सेल होता है उसमें दो ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि मॉडिफिकेशन करते हैं और उसको डिस्पैच करने का काम भी करते हैं। एक होता है गोल्जी एपरेटस और दूसरा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बेसिकली RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन गिवन इज क्लोरोप्लास्ट, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह से ऑप्शंस है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन दिया है लाइजोसोम्स, और डी ऑप्शन दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो हमें ऑप्शन में देखना है कि क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमें चूज करना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है,
अब ये इस तरह का क्वेश्चन है जिसके दो आंसर हो सकते हैं, एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है गोल्जी एपरेटस, ठीक है। तो आपको कभी ये दोनों ऑप्शंस एक साथ नहीं मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में। ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन रूटिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस का साइट है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट ऑफ रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन होता है इसमें, तो इसका कोई सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन या मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में काम नहीं होता है। लाइजोसोम्स जो होते हैं ये ऑटोफेजी में काम करते हैं या डिग्रेडेशन में काम करते हैं, ये सिंथेसिस मॉडिफिकेशन में काम नहीं करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइजोसोम जो होते हैं ये मॉडिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंसेस करते हैं, उसके साथ साथ ये जो पैक्ड प्रोटीन्स या पैक्ड सब्सटेंसेस है उसको रूटिंग भी करते हैं। रूटिंग मतलब उसको एक प्रॉपर पाथ में प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट भी कर देते हैं, यानी ट्रांसपोर्टिंग यूनिट की तरह काम भी करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉस्फोलिपिड्स इन अ सेल मेम्ब्रेन दे हैव। तो फॉस्फोलिपिड जो होता है सेल मेम्ब्रेन में उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड इन सेल मेम्ब्रेन हैव, क्या होता है फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में, फॉस्फोलिपिड में क्या क्या होता है। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हमें। फर्स्ट ऑप्शन गिवन इज इट हैज हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक टेल, ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल एंड हाइड्रोफिलिक हेड। Second option given is hydrophobic head and hydrophilic tail। देखो बस हमने हेड और टेल को अलग अलग लिख दिया है, इसको इंटरचेंज कर दिया है। बोथ आर हाइड्रोफिलिक लिखा है, बोथ आर हाइड्रोफिलिक, दोनों भी हाइड्रोफिलिक होते हैं। और सी और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई करेक्ट नहीं है, इस तरह से हमें दिया गया है। तो देखो फॉस्फोलिपिड इन सेल मेम्ब्रेन, मैंने जैसे आपको इससे पहले भी बताया कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये हेड है ऊपर का और ये टेल है, ये हेड टेल, हेड टेल। इसी तरह से दूसरी साइड से टेल अंदर की तरफ, हेड बाहर की तरफ, इस तरह से, इस तरह से। और ये पूरा मेम्ब्रेन होता है, ये पूरा इस तरह से क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, यानी पूरा इसी तरह से होगा। अब ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है इसमें वाटर होगा प्रेजेंट, ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट है यहाँ पर भी वाटर प्रेजेंट होगा। तो जहां पर वाटर होता है, वाटर मतलब यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है ना, सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। और बाहर की तरफ भी वाटर हो सकता है, सेल के बाहर की तरफ भी क्या होता है, वाटर ही एनवायरनमेंट होता है। तो जो हेड होगा, दैट हेड इज डेफिनेटली हाइड्रोफिलिक, क्योंकि वाटर की तरफ है, तो ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। और जो अंदर की तरफ ये पार्ट है, ये टेल पार्ट, ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन्स विच कैन नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द वाटर, ये लिक्विड की तरफ या वाटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, तो अंदर की तरफ होता है, ठीक है, रिपेल करता है। इसका मतलब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक टेल एंड हाइड्रोफिलिक हेड। तो डेफिनेटली फॉस्फोलिपिड जो होता है सेल मेम्ब्रेन में वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक टेल वाला और हाइड्रोफिलिक हेड वाला होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी भी देख लेते हैं, हाइड्रोफोबिक हेड हाइड्रोफिलिक टेल, तो ये उल्टा हो गया, इनकरेक्ट। बोथ आर हाइड्रोफिलिक, इनकरेक्ट। नन ऑफ दिस, इनकरेक्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, दैट इज फॉस्फोलिपिड इन अ सेल मेम्ब्रेन हैव हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफिलिक हेड,
हाइड्रोफिलिक हेड, ये भी हेड ही है जो वाटर की तरफ है, ये भी क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड है, ये हाइड्रोफिलिक हेड, ये पार्ट हेड है और ये पार्ट बीच वाला क्या है, टेल है. So this is about the phospholipids. In next lecture we are going to deal with some other questions. अब और ज़्यादा ऑर्गेनल के बेसिस पे या ऑर्गेनल्स के फंक्शंस के बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं उससे हम डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, थैंक यू.